सोचिए, एक भयंकर तूफानी रात, हाईवे पर एक सुनसान सा मोटल और वहां फंसे 10 अजनबी। इन सबको लगता है कि ये सिर्फ एक खराब रात है जिसे बस किसी तरह काटना है। पर उन्हें क्या पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है, क्योंकि कातिल कोई बाहर वाला नहीं बल्कि उन्हीं में से एक है। और सबसे बड़ा सस्पेंस, ये 10 लोग यहाँ इत्तेफाक से नहीं आए हैं। इनके यहाँ एक साथ होने के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो आपके होश उड़ा देगा। इस कहानी की दो परतें हैं और दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। पहली परत खुलती है एक अंधेरे कमरे में। माहौल काफी सीरियस है। एक जज, वकील और डॉक्टर बैठे हैं और उनके सामने कुर्सी पर बंदा है मैकलम रिवर्स नाम का एक सीरियल किलर। कुछ ही घंटों में इसे फांसी होने वाली है, क्योंकि इसने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या की है। तभी सीन में एंट्री होती है उसके साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मलिक की, जो एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर सब हिल जाते हैं। वो बताता है कि फांसी से ठीक पहले मैकलम की एक पुरानी डायरी मिली है और उससे यह साबित होता है कि मैकलम कोई आम कातिल नहीं बल्कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज है। मतलब उसके अंदर एक नहीं बल्कि कई अलग अलग इंसान बसते हैं। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। सवाल यह है कि क्या एक ऐसे इंसान को फांसी दी जा सकती है जिसे पता ही नहीं कि उसने जुर्म किया है। अब इस सवाल को यहीं पार्क करते हैं और चलते हैं नेवाडा के एक सुनसान रेगिस्तान में, जहां असली खेल शुरू होने वाला है। नेवाडा का रेगिस्तान, रात का वक्त और ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है मानो आसमान फट गया हो। सड़कें पूरी तरह पानी से ढक चुकी है और दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं। इसी भयानक तूफान में एक एक करके 10 अजनबी एक पुराने वीरान से मोटेल में आकर फंस जाते हैं। सबसे पहले आता है एड डकोटा, एक लीमो ड्राइवर जो अपनी गाड़ी में एक जमाने की मशहूर एक्ट्रेस कैरोलाइन सुजैन को लेकर जा रहा है। अचानक उसकी गाड़ी का टायर फटता है और वो मुश्किल से एक फैमिली को टक्कर मारने से बचता है। उस फैमिली में है जॉर्ज यार्क, उसकी बीवी एलिस और उनका छोटा डरा सा बेटा टिमी। इस एक्सीडेंट में एलिस बुरी तरह घायल हो जाती है और एड उसे उठाकर मदद के लिए पास के उसी मोटेल की तरफ भागता है। उधर एक और किरदार है नेरिस नेवेडा, जो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने निकली है, लेकिन तूफान ने उसका रास्ता भी रोक दिया है। एक और कार में है लू और जिनी, एक नई नवेली शादीशुदा जोड़ी जो कहने को तो हनीमून पर है पर एक दूसरे का सिर फोड़ने पर तुले हैं। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती है जिसमें बैठा है ऑफिसर रोड्स, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ है एक खतरनाक कैदी रॉबर्ट मैन, जिसे वो कहीं और ट्रांसफर कर रहा है। इन सभी लोगों का वेलकम करता है मोटेल का नर्वस और अजीब सा दिखने वाला मैनेजर लैरी वॉशिंगटन। वो सबको बताता है कि तूफान की वजह से फोन लाइनें बंद है और सड़कें ब्लॉक हो चुकी है। मतलब सुबह से पहले यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। बेचारे मजबूरी में ये 10 अजनबी उस रात के लिए मोटेल के अलग अलग कमरों में रुक जाते हैं। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये मोटेल एक जाल है और मौत उनका इंतजार कर रही है। जैसे जैसे रात गहराती है, मोटेल का माहौल और भी डरावना होता जाता है। बिजली कड़कड़ा कर चली जाती है और हर तरफ सिर्फ अंधेरा और बारिश की खौफनाक आवाज गूंज रही है। तभी एक्ट्रेस कैरोलाइन सुजैन, जो अपने नखरों से अब तक सबको परेशान कर चुकी थी, अपना फोन ढूंढने बाहर निकलती है। अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है और फिर खामोशी। कुछ देर बाद एड को लॉन्ड्री रूम से कुछ अजीब आवाज आती है। वो हिम्मत करके वहां जाता है और जो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वॉशिंग मशीन के ड्रायर के अंदर कैरोलाइन का कटा हुआ सिर पड़ा था। बस यहीं से शुरू होता है
असली खौफ का खेल। एड सबको इकट्ठा करके बताता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर है। कैरोलाइन के सिर के पास उन्हें रूम नंबर 10 की चाबी मिलती है। सबका शक तुरंत उस कैदी रॉबर्ट मेन पर जाता है, जिसे ऑफिसर रोड्स ने बाथरूम में बंद किया था। जब रोड्स दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो पता चलता है कि कैदी तो टॉयलेट की चेन तोड़कर वहां से फरार हो चुका है। अब खतरा और भी बढ़ गया था। एक पागल कातिल उन्हीं के बीच खुला घूम रहा था। अब आलम यह था कि कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। हर चेहरा संदिग्ध लग रहा था। रोड्स, जो एक पुलिस ऑफिसर है, सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन दहशत अब काबू से बाहर हो रही थी। नई नवेली दुल्हन जिनी डर के मारे अपने कमरे में भागकर खुद को बंद कर लेती है। उसका पति लू उसे समझाने के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। कुछ देर बाद जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो एक और खौफनाक नजारा उनका इंतजार कर रहा था। लू की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसे बेरहमी से मार दिया गया था और उसकी लाश के पास पड़ी थी रूम नंबर 9 की चाबी। अब ये साफ हो गया था कि कातिल एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। 10, 9 तो अगला नंबर 8 होगा। शक की सुई अब मोटेल के मैनेजर लैरी पर घूमती है, जो शुरू से ही बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। रोड्स और एड जब उस पर दबाव डालते हैं तो घबराहट में लैरी चाकू निकालकर पेरिस को बंधक बना लेता है। लेकिन तभी एक और राज खुलता है। हाथापाई के दौरान स्टोर रूम का बड़ा सा फ्रीजर खुल जाता है और उनमें से एक जमी हुई लाश बाहर गिरती है। वो लाश थी मोटेल के असली मैनेजर की। इसका मतलब लैरी भी झूठा था और वो असली मैनेजर नहीं था। अब सवाल ये था कि अगर लैरी कातिल नहीं तो फिर कौन है? क्या वो भागा हुआ कैदी है या खुद ऑफिसर रोड्स कुछ छुपा रहा है? आपको क्या लगता है, असली कातिल कौन हो सकता है? नीचे कमेंट्स में अपना जासूस वाला दिमाग चलाओ और बताओ। और अगर ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाली कहानियों में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस कहानी का अगला हिस्सा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां डर और कंफ्यूजन अपने पीक पर था। इसी बीच वो भागा हुआ कैदी रॉबर्ट मेन वापस मोटेल में ही पकड़ा जाता है। बेचारे को लगता है कि वो भागकर बहुत दूर आ गया है, लेकिन वो घूम फिर कर वापस मोटेल ही पहुंच जाता है। रोड्स और एड उसे पकड़कर बांध देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसकी भी लाश मिलती है और उसके पास पड़ी थी रूम नंबर 8 की चाबी। एक एक करके लोग मर रहे थे और कातिल का कोई सुराग नहीं था। इसके बाद जॉर्ज यार्क, जो अपनी घायल पत्नी के लिए मदद ढूंढने गया था, उसकी भी मौत हो जाती है जब लैरी भागने की कोशिश में उस पर ट्रक चढ़ा देता है। उसकी लाश के पास मिलती है रूम नंबर 7 की चाबी और फिर बिस्तर पर लेटी घायल एलिस भी दम तोड़ देती है और उसके पास मिलती है रूम नंबर 6 की चाबी। हर मौत के साथ एक चाबी, एक उल्टी गिनती, 10, 9, 8, 7, 6। कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तब आता है जब बचे हुए लोग एड, रॉड्स, पेरिस, लेरी और छोटा बच्चा टिमी एक साथ बैठते हैं और उन्हें एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। पेरिस बताती है कि अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है, 10 मई को। ये सुनते ही बाकी सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन सभी का जन्मदिन भी 10 मई को ही था। ये कैसे हो सकता है? ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी एड को एक और अजीब बात पता चलती है। उन सभी के नाम अमेरिका के किसी न किसी शहर या राज्य के नाम पर थे। पेरिस, नेवेडा, यार्क, डकोटा। ये सब क्या हो रहा है? एक ही दिन पैदा हुए लोग जिनके नाम शहरों पर है, एक तूफानी रात में एक ही मोटेल में फंसकर मर रहे हैं। एड को एहसास होता है कि वो सब किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और सीन कट होकर सीधा उसी कोर्ट रूम हियरिंग पर चला जाता है जहां मैकलम रिवर्स बंधा हुआ था। लेकिन इस बार मैकलम की कुर्सी पर एड बैठा था और डॉक्टर मलिक
उससे बात कर रहा था। डॉक्टर उसे बताता है, एड, ये सब तुम्हारे दिमाग में हो रहा है। तुम, पेरिस, रोड्स, ये सभी लोग असल में मैकलम रिवर्स की अलग अलग पर्सनालिटी हो। दृश्य की शुरुआत उस पल से होती है जब मोटेल में बचे हुए लोग यह महसूस करते हैं कि जो लोग मारे गए थे उनकी लाशें वहां से गायब हो चुकी है। इस खुलासे के साथ ही डर का माहौल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। पेरिस घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सबको एहसास होता है कि मोटेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। फिल्म अचानक मोटेल से कटकर एक हॉस्पिटल कोर्ट रूम में पहुंच जाती है। यहाँ डॉक्टर मलिक जज को समझा रहे होते हैं कि मैकलम रिवर्स, मुख्य कातिल, को फांसी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह मानसिक रूप से बीमार है। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मोटेल में घटी सारी घटनाएं और वहां मौजूद 10 लोग असल में हकीकत में हैं ही नहीं। वे सभी मैकलम रिवर्स के दिमाग के अंदर बनी हुई उसकी अलग अलग पर्सनालिटीज होती है। मैकलम को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी डीआईडी है। डॉक्टर मलिक का इलाज यह था कि मैकलम के दिमाग के भीतर एक तरह की सिविल वॉर करवाई जाए ताकि उसकी हिंसक पर्सनालिटीज एक दूसरे को खत्म कर दे और असली मैकलम को बचाया जा सके। मैकलम के दिमाग के अंदर मोटेल में एक जोरदार धमाका होता है और ऐसा लगता है कि कातिल, जिसे सब रोज समझ रहे थे, मारा जा चुका है। इस पूरे हंगामे के बाद सिर्फ पेरिस ही जिंदा बचती है, जो मैकलम की एक अच्छी और मासूम पर्सनैलिटी को दर्शाती है। असल दुनिया में डॉक्टर मलिक को लगता है कि उनका इलाज कामयाब हो गया है क्योंकि मैकलम की हिंसक पर्सनैलिटीज खत्म हो चुकी है। इसी भरोसे पर जज मैकलम को फांसी रोक देते हैं और उसे मानसिक अस्पताल भेजने का आदेश देते हैं। पेरिस उनके सपनों के उस ऑरेंज ग्रोव, संतरे के खेत में पहुंच जाती है और उसे लगता है कि अब सब कुछ शांत हो चुका है। वह जमीन खोद रही होती है, तभी उसे वहां मोटेल के रूम नंबर 1 की चाबी मिलती है। उसी पल पीछे से टिमी, वह छोटा बच्चा, सामने आता है। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला झटका मिलता है। असली कातिल रोड्स नहीं था, बल्कि वही मासूम सा दिखने वाला बच्चा टिमी था। टिमी ही वह शैतानी पर्सनालिटी थी जो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। टिमी ठंडी आवाज में कहता है, वर्ड्स डोंट गेट अ सेकंड चांस, और पेरिस को मार देता है। इस तरह फिल्म यह दिखा देती है कि असली बुराई अब भी जिंदा है और इलाज पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। जैसे ही मैकलम के दिमाग के अंदर टिमी पेरिस को मार देता है, उसी पल असली दुनिया में पुलिस वैन में बैठा मैकलम अचानक होश में आ जाता है। अब टिमी की पर्सनालिटी पूरी तरह से मैकलम पर हावी हो चुकी थी। वैन के अंदर बैठे डॉक्टर मलिक और ड्राइवर का मैकलम गला घोटकर कत्ल कर देता है। इसके बाद वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी खौफनाक मोड़ पर फिल्म खत्म होती है। यह साफ कर देती है कि असली बुराई कभी खत्म नहीं हुई थी। इस फिल्म ने हमें यह सिखाया कि कई बार जो सबसे कमजोर और मासूम दिखता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। टीम का किरदार यह साबित करता है कि बुराई का कोई तय रूप या उम्र नहीं होती, वह कहीं भी छुपी हो सकती है, यहाँ तक कि एक 9 साल के बच्चे के रूप में भी। डॉक्टर मलिक की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने हिंसा को ही बुराई समझ लिया, जबकि असली बुराई धोखे में छुपी होती है। अब आप बताइए, क्या आपने यह ट्विस्ट पहली बार में समझ लिया था या फिर आप भी मेरी तरह शॉक हो गए थे जब टीम ने वो खौफनाक लाइन बोली? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही माइंड बेंडिंग फिल्मों की कहानियों के लिए सिनेमा सारांश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।